नमस्कार। आज हम जरा इतिहास में झांककर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कुछ ब्रिटिश कानूनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसे एक औपनिवेशिक शासक बना दिया। तो आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश क्राउन ने अपनी ही बनाई हुई एक बहुत शक्तिशाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को काबू में करने की कोशिश की। और मजे की बात यह है कि इसी चक्कर में अनजाने में ही उन्होंने आधुनिक भारत की नींव डाल दी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस संकट की, उस दौर की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन चुकी थी। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ मुनाफे के लिए बनी थी, वो पूरे एक उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शुरू में नारा था जमीन नहीं सिर्फ व्यापार। लेकिन 1700 के दशक के आखिर तक आते आते ये कंपनी तो युद्ध लड़ रही थी, इलाके चला रही थी, मतलब एक तरह से सरकार के अंदर एक और सरकार बन गई थी। अब ये लंदन में बैठी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी एक देश जितनी ताकत लेके काम कर रही थी। ब्रिटिश सरकार के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो लगाम अपने हाथ में ले। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया, यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए जो पहला बड़ा कदम उठाया गया, वो था एक कानून जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था बड़ा मजेदार। इसने एक डुअल कंट्रोल सिस्टम बनाया, मतलब कंपनी के दो बॉस। एक कंपनी का अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापार यानी कि कमर्शियल मामले देखेगा, और दूसरा ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक यानी कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के मामले संभालेगा। मतलब एक बॉस बिजनेस के लिए और दूसरा बॉस समझिए सरकार के लिए। इस एक्ट ने कुछ बड़े नियम भी बनाए, जैसे गवर्नर जनरल अब अपनी मर्जी से कोई जंग शुरू नहीं कर सकता था या कोई संधि नहीं कर सकता था, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछना पड़ता। और एक बहुत ही जरूरी बात, भारत में कंपनी के जो भी इलाके थे, उन्हें पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। अब जो अगला पड़ाव आया वो सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल का नहीं था। अब बात आ गई थी पैसे की, इकोनॉमी की, और इसकी वजह थी यूरोप में चल रहा संघर्ष। हुआ ये कि यूरोप में नेपोलियन ने ब्रिटेन के व्यापार पर एक तरह से रोक लगा दी थी, जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। अब इसका असर ये हुआ कि ब्रिटेन के दूसरे व्यापारियों का माल बिकना बंद हो गया। तो वो लोग नई मार्केट ढूंढ रहे थे और उनकी नज़र थी भारत पर। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के खास अधिकारों पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा। और नतीजा क्या हुआ? कंपनी की मोनोपोली यानी एकाधिकार टूट गया। भारत का बाजार दूसरे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी खुल गया। हाँ, कंपनी ने अपने दो सबसे फायदे वाले धंधे बचा लिए, एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। इस 1813 के एक्ट में दो और बड़ी बातें हुईं। पहली, ईसाई मिशनरियों को ऑफिशियली भारत में आकर अपना काम करने की इजाज़त मिल गई, और दूसरी, ये तय हुआ कि भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अब आता है एक ऐसा एक्ट जो सब कुछ बदल देने वाला था। ये एक टर्निंग पॉइंट था, जहां कंपनी जिस मकसद से बनी थी वो मकसद ही खत्म कर दिया गया। 1833 के इस एक्ट ने कंपनी के सारे कमर्शियल काम छीन लिए। वो जो चाय और चीन के साथ व्यापार वाली मोनोपोली बची थी, वो भी खत्म। सीधी सी बात है, अब कंपनी कोई ट्रेडिंग कॉरपोरेशन रही ही नहीं। मुनाफे का खेल खत्म। अब कंपनी का सिर्फ एक ही काम था, ब्रिटिश क्राउन के लिए ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पर भारत का प्रशासन चलाना, यानी भारत पर हुकूमत करना। इसी एक्ट ने पावर को सेंट्रलाइज भी किया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसका पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और उसके पास पूरे ब्रिटिश इंडिया का अधिकार आ गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले ऐसे गवर्नर जनरल बने। तो अब जब ये तय हो गया कि कंपनी सिर्फ सरकार चलाएगी, तो फोकस भी बदल गया। अब सवाल ये नहीं था कि कंपनी को कंट्रोल कैसे करें, बल्कि ये था कि सरकार चलाने के इस सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसी सिलसिले में एक कानूनी ढांचा बनाने का काम शुरू हुआ। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर जोड़ा गया। फिर 1834 में इंडिया का पहला लॉ कमीशन बना, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मेकाले। यहीं से कानूनों को एक किताब में लिखना यानी कोडिफाई करने की शुरुआत हुई, और इसी से आगे चलकर इंडियन पीनल कोड बना। इसकी छाप आज भी हमारे लीगल सिस्टम पर है। सिविल सर्विस को लेकर भी एक लंबा सफर तय हुआ।
1833 में पहली बार कोशिश हुई कि भारतीयों को भी सिविल सर्विस में आने दिया जाए, लेकिन कंपनी के विरोध के चलते ये हो नहीं पाया। फिर 20 साल बाद 1853 के आखिरी चार्टर एक्ट में आखिरकार सिविल सर्विस के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू किए गए। इससे कंपनी की अपनी मनमर्जी से भर्ती करने की जो प्रथा थी वो खत्म हो गई। और हाँ, 1853 के इसी एक्ट ने एक और बहुत ज़रूरी काम किया। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव यानी उन्हें लागू करने वाले कामों को अलग अलग कर दिया। ये एक मॉडर्न सरकार बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। तो इस पूरे 70 साल के कानूनी सफ़र को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इसकी विरासत क्या रही? सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिटिश क्राउन, जो बस एक ट्रेडिंग कंपनी को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, उसने अनजाने में ही आधुनिक भारत की संस्थागत नींव रख दी? सिविल सर्विस से लेकर कानून के राज तक ये एक ऐसा सफ़र था जो शुरू तो हुआ था एक कंपनी पर शिकंजा कसने से, लेकिन ख़त्म हुआ एक पूरे देश की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था बनाने पर। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे साथ है।